दूर किसी जंगल में कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। उन दोनों ने अपने घर के पास ही खरबूजे की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, मैंने देखा है अपने खेत में खरबूजे पक चुके हैं। हम उन्हें तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी, आप खेत में जाएं, तब तक मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजे की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके हुए खरबूजों को तोड़कर एक जगह इकट्ठे करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुंच जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, आप पके हुए खरबूजों को टोकरी में भरकर बैलगाड़ी में रखें, तब तक मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कभी भैया, मेरे खरबूजे पक चुके हैं और मैं उन्हें तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है मंडी में खरबूजों की आजकल क्या भाव चल रहे हैं? चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी कवि अभी मंडी में ही गई हुई है भाव पता करने। वो आती ही होगी। इतने में ही गौरी कवि भी वहाँ पर आ जाती है। गौरी, क्या है मंडी के भाव? तेज हैं या कम? कालू, मंडी तो बहुत तेज है और खरबूजों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपने खरबूजे तोड़कर बेच आते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत से सारे पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ और उन्हें बेच आती हूँ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कवि जोर जोर से हंसने लगती है। कालू, मंडी तो बिल्कुल बैठी हुई है, बहुत कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे तो बहुत ही कम दामों में बिकेंगे। गौरी, तो तुमने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी कम दामों में खरबूजे और हम बेचेंगे महंगे दामों में खरबूजे। इसलिए इसलिए चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया गुड़िया बेटी, अच्छा हुआ कि हमने सभी पके हुए खरबूजे तोड़ लिए। मंडी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। चलें, अब हम इन्हें मंडी में बेच आते हैं। फिर गुड़िया और मम्मा चिड़िया अपने सभी खरबूजों को बैलगाड़ी में लादकर उन्हें मंडी में ले जाती हैं। मंडी पहुंचकर चिड़िया अपने खरबूजों को लेकर कबूतर के पास जाती है। चिड़िया, इन दिनों मंडी में खरबूजों के भाव कुछ ठीक नहीं चल रहे, इसलिए मैं इन खरबूजों को 500 से ज्यादा में नहीं ले सकता। कबूतर भैया, खरबूजों की मांग कम है, मुझसे तो उन दुष्ट कौवों ने झूठ बोला। चिड़िया अपने खरबूजों को लेकर मिट्ठू तोते के पास जाती है। नहीं नहीं चिड़िया, मैं इन खरबूजों को नहीं खरीद सकता, क्योंकि मंडी में इनको खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं। चिड़िया निराश होकर वहाँ से और आगे जाती है। वहाँ पर एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अपने खरबूजे खुद ही दूसरे मार्केट में ले जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 600 से ज्यादा नहीं दे सकती। अगर बेचना है तो बोलो। मम्मा, अगर हमने अपने खरबूजे नहीं बेचे तो वो खेत में ही खराब हो जाएंगे। ज्यादा ना सही, थोड़ा सा मुनाफा तो हो रहा है। ऐसा करते हैं, हम अपने खरबूजे बेच देते हैं। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, हम अपने खरबूजे बेच देते हैं। फिर चिड़िया अपने खरबूजों को चील व्यापारी से बेच देती है और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन कौवा और कवि अपने खरबूजों के खेत में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। गौरी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मंडी में खरबूजों के भाव आसमान छू रहे हैं, जबकि मंडी में तो खरबूजों के बिल्कुल भी भाव नहीं है। मैंने तो तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे बहुत ही कम दामों में बिके। गौरी, तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है और बहुत ही भूखी हुई थी। कभी कभी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खरबूजा दे दो। ना ना, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है, मैं नहीं दूंगा अपने खरबूजे। चल भाग यहाँ से। तुम्हारे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे, तुम देख लेना। फिर बुलबुल उड़ते हुए चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे खरबूजा दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन, एक क्या, आप 2 खरबूजे ले लो। फिर बुलबुल चिड़िया से
दो खरबूजे ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है और उन्हें मंडी में बेच आती है। वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी अपने खेत से एक भी खरबूजे नहीं तोड़ते। वो तो खरबूजों को महंगा होने का इंतजार कर रहे थे। कालू, हमारे भी खरबूजे पककर तैयार हैं, लेकिन हम इन्हें अभी मंडी नहीं लेकर जाएंगे। इनके भाव और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब इन्हें मंडी ले जाएंगे। हाँ हाँ, हम अपने खरबूजे चिड़िया की तरह सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे। हम तो अपने खरबूजे महंगे होने पर ही बेचेंगे। उसी रात को सभी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। तभी मौसम अचानक से खराब हो जाता है और बहुत तेज की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बारिश की आवाज सुनकर उठ जाती है और वह अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये अच्छा ही हुआ कि हमने अपने खरबूजे बेच दिए। देखें कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अगर हम अपने खरबूजे नहीं बेचते तो वह इस बारिश के पानी से खराब हो जाते। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही चिंता में था। अरे गोरी, गोरी, उठकर देखो, बारिश बहुत तेज हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खरबूजे खराब हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, कल सुबह उठकर देखेंगे। अभी मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। फिर सुबह होते ही वह दोनों अपने खरबूजों को देखने के लिए जाते हैं। जब वह अपने खेत में पहुंचते हैं तो वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके खरबूजे पानी में तैर रहे थे और सड़गल कर खराब हो चुके थे। उनकी सारी खेती खराब हो चुकी थी, सब कुछ तबाह हो चुका था। कालू, कालू, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। इससे तो अच्छा था कि हम भी चिड़िया की तरह अपने खरबूजों को सस्ते दामों में ही बेच देते। हाँ हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। फिर कौवा और कवि खेत में ही बैठकर रोते रहते हैं, क्योंकि उनके लालच की सजा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। मम्मा, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बात है? हाँ बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। लेकिन मम्मा, आप ही तो कहती हैं ना कि हमें मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर मम्मा चिड़िया घर में जो थोड़े से चावल बचे हुए थे उन्हें पकाकर एक प्लेट में ले आती है। मम्मा मम्मा, इतने से खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा, इसलिए ये खाना आप खा लें, मैं कल खा लूंगी। नहीं बेटा, मैंने ये चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे, इसलिए ये खाना आप खा लो। वह दोनों माँ बेटी एक दूसरे से कह ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा मम्मा, आप ये खाना खाएं, तब तक मैं देखती हूँ कि बाहर कौन है। फिर गुड़िया जल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि एक साधु पक्षी खड़ा था। अरे बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। यह सुनकर गुड़िया सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोलती है, ठीक है, आप अंदर आ जाइए, हमने अपने खाने के लिए चावल बनाए हैं, आप भी चावल खा लीजिए। फिर गुड़िया उस साधु पक्षी को अपने घर के अंदर ले जाती है। साधु पक्षी को देखकर गुड़िया की माँ बोलती है, आप कौन है? मम्मा मम्मा, ये 2 दिनों से भूखे हैं, इन्होंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, इस खाने से इनका पेट भर जाएगा, वैसे भी हमने तो खाना खा लिया है। मम्मा, आप ही तो कहती है ना कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, साधु महाराज, आप अपनी गठरी रख दीजिए और खाना खा लीजिए। फिर वह साधु पक्षी अपनी गठरी वहाँ पर रखकर चावल खाने लगता है। वह भरपेट चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई, ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ बेटी। ऐसा कहकर वह साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है।
गुड़िया बेटी, आपको तो बहुत जोरों की भूख लगी होगी। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं लगी है। आपने कौन सा खाना खा लिया है? अरे मम्मा, वो साधु महाराज तो अपनी गठरी यहीं पर भूल गए। गुड़िया बेटी, आप उन्हें बाहर देखिए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अंकल अंकल, रुक जाइए, आप अपनी गठरी हमारे घर ही भूल गए हैं। अंकल रुक जाइए। गुड़िया थोड़ी दूर जाकर साधु महाराज को रोक लेती है। आपकी 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 गठरी हमारे घर पर ही छूट गई थी। अरे बेटा, ये गठरी मेरी छूटी नहीं थी, बल्कि मैंने तो जानबूझकर छोड़ा था। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, आप इस गठरी को अपने साथ ले जाएं। इस गठरी में जो भी होगा वह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा होगा। आप इसे अपने साथ ले जाएं। लेकिन मम्मा मना करेगी। बेटी, बड़ों के आगे जिद नहीं करते, और आप तो बहुत समझदार हो। जाओ, इसे घर लेकर जाओ। अब मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया है। फिर गुड़िया मजबूर होकर वह गठरी लेकर अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, वो साधु बाबा ने ये गठरी लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये गठरी मुझे दे दी और कहा है कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। अरे होगा कुछ बेटी, आप अभी सो जाएं। मुझे बहुत नींद आ रही है। कल देखेंगे कि कल के लिए राशन कैसे लाना है। इतना कहकर चिड़िया सो जाती है। लेकिन गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। उसके दिल में तसल्ली ना था। वह धीरे से उस गठरी को खोल कर देखती है तो उसकी तो चीख ही निकल जाती है। मम्मा मम्मा, ये देखिए, इस गठरी में तो बहुत सारा खजाना है। गुड़िया की आवाज सुनकर उसकी मम्मा उठ जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है बेटी कि जिस पक्षी के पास खाना नहीं था वो हमें इतना सारा धन कैसे दे सकता है। मम्मा, लगता है ये पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं था। ये आया ही हमारी मदद करने के लिए था। फिर वह दोनों माँ बेटी यह बातें करते करते सो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बाजार जाती है। वह अपने लिए महीने भर का राशन लेती है और गुड़िया के लिए गर्म टोपी और मफलर भी। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूंगी। मगर चिड़िया बहन, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? मैं आपसे क्या बताऊं भैया, सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पड़ोस में गौरी कवि रहती थी। हर दिन की तरह कबूतर अपने घर जा रहा था, तभी गौरी कवि उसे रोक लेती है। कबूतर कबूतर, मुझे एक रोटी दे दो खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, तुम चिड़िया के पास जाओ, वो गरीबों की मदद करती है। चिड़िया, लेकिन वो तो खुद ही गरीब है, वो क्या दूसरों की मदद करेगी? शायद उसके घर कोई चमत्कार हुआ है। अब वो गरीब नहीं रही, बल्कि वो सभी गरीब पक्षियों की मदद कर रही है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी भी मदद जरूर करेगी। हैरान होकर गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बनवा लिया? गौरी बहन, मेरा घर बहुत टूटा हुआ था तो इसे मैंने आज ही बनवाया है। लेकिन चिड़िया, तुम्हारे पास तो कल तक एक भी पैसे नहीं थे, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने नया घर बनवा लिया? फिर चिड़िया गौरी कवि को साधु वाली सारी बातें बता देती है। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही होते हैं। गौरी बहन, आप थोड़ी देर यहीं पर बैठिए, मैं अभी अपने घर से आपके लिए रोटी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई रोटी वोटी, मैं तो अब उस साधु पक्षी को ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर गौरी उस साधु पक्षी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। गौरी इधर जाती है, गौरी उधर जाती है, ऐसे ही वह सारे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे वह साधु पक्षी नहीं मिलता। तब वह पहाड़ों की तरफ चली जाती है। तब वह देखती है कि एक सूखे हुए पेड़ पर वह साधु पक्षी बैठा हुआ था। फिर गौरी कवि साधु पक्षी के पास जाती है। साधु महाराज, मैं आपके लिए खाने को लाऊं? आपको भूख लगी है? अरे नहीं नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। ठीक है, अगर आपको भूख नहीं है तो आप बिना खाए ही चिड़िया जैसी गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो कि ये लड्डू ले लो और जाओ। पीपल के पेड़ पर एक बूढ़ी कबूतरी बैठी हुई है, तुम उसे ये लड्डू
लड्डू दे आओ। ठीक है साधु बाबा, मैं अभी गई और अभी आई। गौरी कवि वह लड्डू लेकर पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ती है। तभी रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठती है और अपने मन में सोचती है, वह बूढ़ी कबूतरी इतने सारे लड्डू खाकर क्या करेगी। ऐसा करती हूँ कि इसमें से थोड़े से लड्डू मैं खा लेती हूँ और उस साधु को भी क्या पता चलेगा कि इसमें से मैंने अपना पेट भरा है। ऐसा सोचकर गौरी कवि उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है। लड्डू खाकर वह फिर से उड़ती है और बूढ़ी कबूतरी के पास पहुंच जाती है। ये लीजिए लड्डू, इसे आपके पास साधु महाराज ने भेजा है। अच्छा किया जो आप ये लड्डू लेकर आई, मैं सच में बहुत भूखी हूँ। लड्डू देकर गौरी कवि वहाँ से भागी भागी फिर से साधु के पास आती है। साधु पक्षी जी, अब आप जल्दी से मुझे वो गठरी दे दो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, लो जैसा काम वैसा ही नाम। ऐसा कहकर साधु पक्षी गौरी को एक गठरी दे देता है। वह गठरी लेकर गौरी कवि वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कवि उस गठरी को खोल कर देखती है। गौरी कवि जैसे ही वह गठरी खोलती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस गठरी में सिर्फ ईंट पत्थर भरे हुए थे। हाय, मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई। उस साधु ने चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दिया ईंट पत्थर। गौरी कवि इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक वह पक्षी वहाँ पर आ जाता है। जैसा कहा वैसा ही इनाम। मैं लालची और झूठे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। तुम बहुत ही लालची हो, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। इसीलिए तो कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। कौओं के घर में आज खुशियों का माहौल था। दोनों पति पत्नी अपने काम में लगे हुए थे। मैंने घोंसला बना दिया है और दाना भी जमा कर दिया है। अब बस तुम जल्दी से गर्म कपड़े ला दो। गरम कपड़ा? गरम कपड़ा तुम क्या करोगी? देख नहीं रहे हो कितनी ठंड है, कुछ दिनों तक अंडे पे गर्म कपड़ा रखना होगा। अब तुम जल्दी से जाओ और गर्म कपड़ा ले आओ। इसके बाद कालू कौवा गर्म कपड़ा लाने के लिए चला जाता है। गौरी कवि आज बहुत खुश थी, क्योंकि वो आज अंडे देने वाली थी। उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। कालू कौवा उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घर पर गया और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू कौवा। अरे क्या बात है कालू भैया, आप दरवाजे को इतने जोर जोर से क्यों खटखटा रहे थे? टूनी बहन, क्या तुम्हारे पास गरम कपड़ा है? गौरी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है गरम कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि गौरी आज अंडे देने वाली है। गरम कपड़ा? लेकिन वो गरम कपड़ा तो मुझसे लूसी मांग कर ले गई थी जब वो अंडे देने वाली थी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी लूसी के पास जाता हूँ। इधर गौरी कवि ने 3 अंडे दिए थे और वह अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लूसी बहन, चिड़िया का जो गरम कपड़ा आपके पास है वो आप मुझे दे दें। क्या गौरी ने अंडे दिए हैं? हाँ, आज हमारे घर में अंडे आने ही वाले हैं। ठीक है, ये लो गरम कपड़ा और गौरी से कहना कि ये गरम कपड़ा डालकर वो अपने अंडे एक दिन धूप में रख दे। ठीक है, मैं गौरी से बता दूंगा। कालू कौवा खुश होकर वह गरम कपड़ा लेके अपने घर चला जाता है। ये देखो कालू जी, मैंने 3 अंडे दिए हैं। कालू कौवा यह बात सुनकर खुशी से झूमने लगता है। ये लो गरम कपड़ा, लूसी ने कहा है कि इसे अंडों पर डालकर उसे धूप में रख देना। हाँ, ठीक है, मैं सब जानती हूँ, मुझसे मेरी माँ ने सब बता दिया है। फिर कालू और गौरी अपने अंडों पर गरम कपड़ा डालकर उसे धूप में रख देते हैं। कालू, तुम अंडों के पास बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। ठीक है गौरी, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि मुझे भी बहुत प्यास लगी है। फिर गौरी कवि नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। मैं रात से ही बहुत काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। ऐसा सोचकर
कालू कौवा वहीं पर सो जाता है। कौवे को सोता हुआ देखकर कोयल अपने मन में सोचती है, मेरे लिए यही अच्छा मौका है। ये कौवा तो सो रहा है, ऐसा करती हूँ मैं अपना अंडा इनके घोंसले में रख देती हूँ। ये सब मुझे जल्दी करना होगा। कोयल यह सोचकर कौवों के घोंसले के पास जाती है। कालू कौवा तो सो रहा था। वह उनके घोंसले में अपना अंडा रख देती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। गौरी कभी नदी पर पानी पीने गई थी, तभी उसे वहाँ पर राणा चिड़िया मिल जाती है। अरे गौरी बहन, क्या तुमने अपने अंडे दे दिए हैं? हाँ हाँ चिड़िया, मैंने अपने 3 अंडे दिए हैं। गौरी बहन, अपने अंडों का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह वह कोयल इस बार भी तुम्हारे अंडों में अपना अंडा रख जाए। यह बात सुनकर गौरी को अपने पुराने दुश्मन कोयल की याद आ जाती है। अच्छा चिड़िया, तब मैं चलती हूँ, नहीं तो क्या पता कहीं वो कोयल फिर इस बार ऐसा कर दे। मुझे जल्दी जाना होगा। फिर गौरी कवि जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ भाग जाती है। अरे कालू, जल्दी उठो जल्दी उठो, ये कैसे हो गया? मैंने तो 3 ही अंडे दिए थे, ये अंडे आखिर 4 कैसे हो गए? गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये 4 अंडे कैसे हो सकते हैं? मैं तो यहाँ पर जाग रहा था और यहाँ तो कोई नहीं आया था। क्या? तो फिर मैंने ही 4 अंडे दिए थे क्या? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने ही 4 अंडे दिए हो और तुम भूल रही हो। हाँ, शायद हो सकता है कि मैंने ही 4 अंडे दिए हो और मैं भूल रही हूँ। ऐसा सोचकर गौरी कभी उन अंडों पर फिर से गर्म कपड़ा डाल देती है। मैं इन अंडों को घोंसले में ले जाती हूँ, तब तक तुम दाना ले आओ। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन अंडे फूटने वाले थे। कालू और गौरी अपने अंडों के पास बैठकर अंडों से बच्चे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी एक अंडा फूटा और उसमें से बच्चा बाहर निकलता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने सबसे पहले अंडा फोड़ा है। ऐसे ही फिर दूसरा अंडा टूटता है और फिर तीसरा और फिर चौथा। ऐसे ही करके 4 अंडे फूट जाते हैं। अरे गौरी, देखो देखो, इन 3 बच्चों की चोंच तो हमारे जैसी है, लेकिन इस चौथे बच्चे की चोंच तो हमारे जैसी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। अरे नहीं नहीं कालू, कुछ बच्चों की चोंच थोड़ी अलग हो ही जाती है। मेरी भी चोंच मेरी बहन की तरह नहीं थी। वो चाहे जो भी हो, पर मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। ये मेरा बच्चा नहीं है। कालू कौवा ऐसा बोलकर अपने 3 बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। यह देखकर वह चौथा बच्चा रोने लगता है। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? पापा ने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? मैं बुरा हूँ क्या? गौरी कभी इस बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। अरे नहीं नहीं बच्चे, तुम बुरे नहीं हो। 3 बच्चे पापा के और तुम मेरे बच्चे हो, तुम रो मत। सुन लो गौरी, मेरा लाया हुआ भोजन तुम इस बच्चे को मत देना। और फिर गुस्से में कालू अपने घर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू को वो अपने 3 बच्चों से तो बहुत प्यार करता, लेकिन उस चौथे बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। अरे जाओ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपनी माँ के पास जाओ। पापा पापा, मुझे भी यहाँ खेलने दो ना, मेरे भाइयों के साथ। अरे तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? तुम जाओ यहाँ से अपनी माँ के पास। फिर वह बच्चा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि ने अपने सभी बच्चों के सामने भोजन रख दिया था। वह सभी बच्चे अपना भोजन खाने लगते हैं, लेकिन कोयल का बच्चा अपना भोजन लेकर कालू कौवे के पास जाता है। ये लो पापा, पहले आप भोजन कर लो, फिर मैं बाद में खा लूँगा। लेकिन कालू कौवा गुस्से में वह भोजन उठाकर दूर फेंक देता है। कोयल का बच्चा यह देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे गौरी, आज रात मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तो तुम घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। इतना कहकर कालू कौवा दूसरे जंगल में चला जाता है। आधी रात को गौरी कवि सोई हुई थी, तभी वह कोयल उनके खिड़की के पास आ जाती है।